क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर का पहला बैच जिसका नाम है प्रतिज्ञा बैच। ये बैच आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की गारंटी देता है। इस बैच के माध्यम से हम यूपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू तक की कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे और इस बैच में आपको मिलेंगे भारत के टॉप एजुकेटर्स। आज हम इस बैच के माध्यम से आपको उन एजुकेटर से भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और आज आपके सामने वे एजुकेटर्स आपको बताएंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब जिसके लिए YouTube पर आप हमेशा ही इंतजार करते हैं किसी न किसी वीडियो का। यह बैच पूरी तरह से ऑफलाइन होने के साथ ही यदि आप इस बैच को दिल्ली आकर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो इसकी क्लासेस कंप्लीटली लाइव भी अवेलेबल रहेगी। मतलब आप अपने घर बैठे भी हिंदी माध्यम का यह फर्स्ट ऑफलाइन बैच प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इस बैच में यदि आप ज्वाइन कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस तो प्लस की सभी कक्षाएं आपको पूरी तरह से फ्री दी जा रही है। मतलब एक ही फीस में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिज्ञा बैच में। सबसे पहले जो शिक्षक, सबसे बड़े एजुकेटर्स की अगर हम बात करें तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं रजनीश राज सर, बहुत जाना माना चेहरा और साथ ही साथ अनअकैडमी के एकेडमिक ऑफलाइन डायरेक्टर भी हैं जो हिंदी माध्यम के बैच में सारी दिशा निर्देशन का निर्धारण करेंगे। इन्हीं की देखरेख में इस बैच की सारी तैयारियां हुई है। बाकी आप सर के बारे में लंबे समय से जानते होंगे। यदि आप ऑफलाइन में या मुखर्जी नगर में आपका कभी भी संपर्क हुआ होगा, इतिहास के बहुत जाने माने सर हैं। मैं चाहूंगा कि सर इस प्लेटफॉर्म पर आए और हमारे विद्यार्थियों को इतिहास से जुड़े हुए सवालों के जवाब दे। सर आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। अब तो मैं सर से चाहूंगा कि सबसे पहले सर अपने बारे में, जो भी परिचय के कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक शुरुआत करते हुए इतिहास से ही हम चाहेंगे कि सर आप हमें बताएं कि इतिहास में इस समय जो नया ट्रेंड आए हैं, कितनी किताबें पढ़ ले उस सवालों को हल करने के लिए। आप सब लोगों को नमस्कार। मैं अपने बारे में ज़्यादा बोलूं तो कहते हैं कि अपने मुंह में मिट्ठू टाइप की बात हो जाती है। 21 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका। कम से कम 2000 बच्चे तो हिस्ट्री ऑप्शनल में हमसे पढ़ के पास किए। जीएस में फिर संख्या अलग अलग है। उन सब से अलग इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मधुकर सर ने हमसे सवाल पूछा कि अभी की डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है और हम उस ट्रेंड के मद्देनज़र अपने तैयारी को कैसी दिशा दे सकते हैं। मैं हिस्ट्री से शुरुआत करता हूँ। हिस्ट्री मोटे तौर पर 15 से 20% एरिया ऑफ प्रीलिम्स को कवर करता है। दूसरा पॉइंट यह है कि मेंस के अंदर पेपर 1 में हिस्ट्री एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। इसके अलावा वह बैकग्राउंड देता है पेपर 2 के पॉलिटी को और फिर एथिक्स को। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी हम कह सकते हैं कि यदि आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपके पास में एक एक्स फैक्टर होता है। मोटे तौर पर यह समझिए कि यूपीएससी की तैयारी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के पैटर्न की मांग करती है, जिसके अंतर्गत एक विषय को दूसरे विषय के साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है। इसी को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतः विषयक दृष्टिकोण। यदि हम प्रीलिम्स की बात करके देखें तो चूंकि अभी कुछ ही दिन पहले प्रीलिम्स हुआ है, रिजल्ट आया है, एक हड़कंप सा मचा हुआ है बच्चों के बीच में। लेकिन इस हड़कंप के पीछे का एक और एकमात्र फैक्टर ये रहा है कि इस दफ़ा कमीशन ने अपने ऑप्शंस का पैटर्न बदल दिया है।
पहले आप एलिमिनेट कर लेते थे विकल्पों के बीच से, एलिमिनेशन अब डिफिकल्ट हो गया है। इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ दो है। नंबर एक ये कि आप अपनी पढ़ाई के अंदर अब सेलेक्टिव होने के बजाय कॉम्प्रिहेंसिव होइए। दूसरा ये है कि आप अपने प्रिपरेशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा क्विजिंग करिए और प्रत्येक टॉपिक के ऊपर रेगुलर प्रैक्टिस करते जाइए। ऐसा नहीं है कि पहले पढ़ लिया बाद में प्रैक्टिस किया। अंतिम बात यह है कि क्वेश्चन चाहे जो पूछे, पैटर्न चाहे जैसा हो, यदि 20 क्वेश्चन कमीशन वाले हिस्ट्री में पूछेंगे तो 15 क्वेश्चन तो मेरे क्लास से आएगा। मेरा काम है क्वेश्चन पकड़ना, यूपीएससी का काम है पैटर्न बदलना। उन्हें पैटर्न बदलने दीजिए, हम अपनी पद्धति उतनी बेहतरीन रखेंगे कि आपका काम होगा। आपको सिंपल एक बात कह सकता हूं कि आप हमारे साथ परिश्रम करिए, हम आप पर आपसे ज़्यादा परिश्रम करेंगे। जहाँ तक मेंस की बात है तो मेंस के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि बच्चों को पीटी और मेंस के बीच इंटीग्रेशन करना चाहिए। यदि आपने पीटी के तैयारी के दौरान मेंस को दिमाग में रखा तो आपके मेंस के कॉन्सेप्ट को पीटी का फैक्ट मिल जाता है। इससे पीटी भी आपका तैयार हो जाता है और मेंस को फैक्चुअल पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि मेंस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है। कॉन्सेप्ट तो चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के बीच से कॉन्क्रीट पॉइंट्स चाहिए। फिर उन पॉइंट्स का एप्लीकेशन करने का प्रैक्टिस चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि यूपीएससी के क्वेश्चंस की भाषा ऐसी होती है जिसमें कि कमीशन वाले अपना मैसेज इनकोड करते हैं। आपको उनकी इनकोडिंग को डिकोड करना पड़ेगा। जब आप उनको डिकोड कर लेते हैं उसके बाद ज़रूरत पड़ती है अपने नॉलेज रूपी रिसोर्स को टाइम रूपी रिसोर्स की सीमा में रहते हुए आंसर रूपी सॉल्यूशन खोजने की। उस सॉल्यूशन के लिए आपका इमेजिनेशन, आपका लॉजिकल एनालिसिस और आपका एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, इनका उपयोग होता है। लास्ट पॉइंट उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि चूंकि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। जब तक कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे तब तक वैसे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे जिन प्रश्नों में आपसे इवेलुएट करने को कहा गया है, टिप्पणी करने को कहा गया है, आलोचनात्मक मूल्यांकन आदि करने को कहा गया है। आप देखते होंगे कि प्रश्नों के लास्ट में डायरेक्टिव वर्ड्स, निर्देशात्मक शब्द होते हैं। उन निर्देशात्मक शब्दों को समझते हुए आंसर लिखिए तो आपको मेंस में भी बेहतरीन नंबर आएंगे। बेहतरीन का मतलब यह है कि आपने यदि पूरे के पूरे पेपर के साथ जस्टिस किया तो आज जो 50% नंबर एक सपना सा लगता है वो 55 से 60% की ओर जाएगा और वो अपना सा लगेगा। हमारे पास में इस पूरी योजना को अंजाम तक ले जाने के लिए एक बहुआयामी कार्यक्रम है। उन कार्यक्रमों के बारे में हम आपके साथ समय के साथ चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ परिचयात्मक बात होनी है और हमारे साथ में हमारी पूरी टीम है, तो उस टीम के साथ हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। सर बिल्कुल। तो जैसे कि सर ने सारी बातें बहुत शॉर्ट वे में आपको बताई हैं, हम चाहेंगे कि अब हमारे जो इस टीम के अगले चेहरे हैं जो कि बहुत जाने माने हैं, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी में आप लोगों ने रमेश सिंह की सर जी की जो किताब है उसको आपने पढ़ा होगा, वो हमारी इस टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सर इस स्टेज पर आए और आप सभी से परिचय के साथ बताएं कि इकोनॉमिक्स में विद्यार्थी किस तरीके की रणनीति अपनाएं। थैंक यू पटवारी जी, थैंक यू वेरी मच। सर से मेरा सवाल ये है कि सर इकोनॉमिक्स को प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि दोनों में ही आता है, तो इसको इंटीग्रेटेड वे में कैसे तैयार करें?
सबसे पहले छात्रों, आपको हम कंफर्टेबल करना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स जितना डिफ़िकल्ट आप समझते हैं उतना है नहीं। ये किसी भी दूसरे जिस सब्जेक्ट को आप आसान समझते हैं उतना ही आसान है, बशर्ते कि आपके पास मेथड हो, आपकी तैयारी उस तरह से कराई जाए और या आप खुद करें। अब मुद्दा है कि पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए तैयारी कैसे इकोनॉमिक्स से करें। तो एक ही लेबर है, उस लेबर को आप ऐसा आवंटित करेंगे कि आप एक ही लेबर से पीटी और मेन दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। कंसेप्चुअल डेवलपमेंट साथ साथ प्रैक्टिस, पीटी की प्रैक्टिस, मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस। आप सुने होंगे ट्रेंड बदल गया है, ऑप्शंस पूछने का तरीका यूपीएससी ने चेंज किया है। तो जैसा कि रजनीश सर ने बताया आपको कि आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। हम पहले भी अपने छात्र को सिलेक्टिव नहीं पढ़ाते थे, न एडवाइस करते थे। हम बोलते कि टॉपिक तैयार करो, उनको कुछ भी पूछने दो। अभी भी है कि एलिमिनेशन करना संभव नहीं है, एलिमिनेशन संभव नहीं है, लेकिन 4 में से 3 सही है तो कह तो सकते हैं कि 3 सही है। एलिमिनेशन का दूसरा तरीका आ गया है। आपका प्रिपरेशन, आपकी तैयारी आधी अधूरी अगर होगी तो काम नहीं चलेगा। यू कांट बी सेलेक्टिव। इसलिए हम इस टीम में हम सबकी सोच है कि हम ऐसी तैयारी कराएं कि आप पीटी में भी परिपूर्ण रिजल्ट दें और मुख्य परीक्षा में एक बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकें। हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर ही फोकस करेंगे और उसे विधिवत बताएंगे कि किन प्रश्नों में कैसे उत्तर शुरू होना था, कैसे ख़त्म होना था। सिर्फ फैक्ट का खेल नहीं। तो एक लेवल से मधुकर जी प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी एक साथ हो सकती है, क्योंकि पीटी मेंस को बैकअप करता है और मुख्य परीक्षा पीटी को बैकअप करता है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका इंटीग्रेशन एक स्मूथ इंटीग्रेशन होना चाहिए, अलग अलग नहीं। सर, हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि आप इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो पीटी में क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक पॉइंट ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों में आखिर ये मानसिकता कैसे डेवलप हो गई कि 45% मार्क्स मिल रहा है जीएस में, तो समझ रहे हैं कि बहुत मिल रहा है। नहीं, मतलब मैं थोड़ा और मेरा क्वेश्चन थोड़ा और स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे कोचिंग वाले भी और टेस्ट सीरीज वगैरह वाले भी ये कहते रहते हैं कि मार्क्स दिया 45% और कह दिया वेल डन। तो क्या यूपीएससी वाले नंबर नहीं दे रहे हैं नहीं। या कि बात कुछ और है? इसका वजह होता यूँ है कि जैसे 20 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हर क्वेश्चन का 10 मार्क्स है सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको कुछ क्वेश्चन में 8 आउट ऑफ 10 आया है, कुछ में 6 आउट ऑफ 10 है, कुछ में 0 आउट ऑफ 10 है और कुछ में 9 आउट ऑफ 10 है, एक में 2 में, एवरेज हो गया 45%। अब समझना ये है कि वह कौन सा आंसर है जिसमें 9 आउट ऑफ 10 आया होगा। हम जब अपने बच्चों का आंसर इवेल्युएट करते हैं तो बैच में काफ़ी बच्चे होते हैं, एक को 10 में से 7 है, एक को 8 है, एक को 9 है, वो तीनों लेके पहुंचते हैं कि क्यों है ऐसा। हम उनको ऑब्जेक्टिव कारण बताते हैं कि ये कारण है, इस कारण से 9 है, 8 है, ये 7 है। ऐसे वो लर्न करते हैं। क्योंकि आपके आंसर को इवेल्युएशन करना, प्रॉपर फीडबैक देना, उस फीडबैक को शामिल करके आप अगला आंसर लिखेंगे, देन यू इम्प्रूव। तो रजनीश जी, हमारा जो अध्ययन है वो यही है कि आपका एक क्वेश्चन हाई मार्क्सिंग था, दूसरा में मीडियोकर था, तीसरा में 0 भी हो सकता है। यानी कि हम ये मानकर चलें कि बच्चों की तैयारी करने और बच्चों की तैयारी कराने के बीच में ही कुछ न कुछ लैक होना है कि पूरा का पूरा पेपर के साथ में जस्टिस ही नहीं हो उनको आंसर लिखने कुछ का आ ही नहीं रहा। वो शुरुआत गलत कर रहे हैं, एंड गलत कर रहे हैं। और उनको उस टॉपिक पे पूरा ज्ञान है, लेकिन वो ना शुरू कर पाए ठीक से, ना अंत कर पाए। समय का किल्लत है, 8 से 9 मिनट मिलता है आंसर लिखने के लिए, तो वहाँ आप नहीं सोच सकते। और सर ने जो बताया है कि वो कोड करते हैं, आपको डिकोड करना पड़ता है। हम इसको दूसरे तरीके से कहा करते थे कि उनका लगता है कि आंसर कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन। कभी कभी लगेगा कि क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, आपको समझना पड़ता है कि जानना क्या चाह रहे हैं। सेंस यही था आपका कि डिकोड करना पड़ता है। ये बात एकदम सही है, और उसका आंसर लिखना इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा और आपको हमारी टीम के अनुभव का ज़रूर फायदा होगा। और हम तो अपने क्लास में यही क्लेम करते हैं कि क्वेश्चन अगर 30 पूछता है इकोनॉमी से तो 30 होगा, 29 क्यों होगा? क्योंकि मेथड है, इसका प्रिंट है यहाँ,
आप देखेंगे मैथमेटिक्स का दिखेगा कि 2 + 2 4 होगा। इनका सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। हमारे में कुछ मेथड है, कुछ मेथड अगर क्लियर है कंसेप्ट, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। इतना काफ़ी है, बाद बाकी देखते हैं, फिर जब जुड़ते हैं बहुत बातें होंगी, निश्चित पढ़ेंगे हम। थैंक यू, चलिए, थैंक यू, चलिए। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हमने देखा जैसे कि इकोनॉमिक्स के बारे में सर ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि मेंस में बड़ा रोल निभा रहा है, गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस की। और एक बहुत जाना माना चेहरा जो कि मुखर्जी नगर में काफी लंबे समय से इस विषय को पढ़ा रहे हैं, अतुल लोहिया सर आज हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और मैं चाहूंगा कि गवर्नेंस के साथ साथ काफी लंबा समय सर का एनसीईआरटी पर भी रहा है, काफी सर ने एनसीईआरटी पर किताबें भी लिखी हैं। तो एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंस है सर इस एग्जाम में, और उस एनसीईआरटी के लिए क्या सजेशन आप हमारे विद्यार्थियों को देंगे कि वो एनसीईआरटी पर किस तरीके से पकड़ बनाएं और कितना रोल इस एनसीईआरटी का इस परीक्षा में? सर, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं एनसीईआरटी के महत्व से जुड़ी हुई। एनसीईआरटी जैसे हम कहते हैं कि किसी बिल्डिंग की नींव होती है, तो एनसीईआरटी भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में नींव का काम करती है। अगर हमने 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सही तरीके से पढ़ी हैं, काश अगर हम लोग वो 6 से 12 जब पढ़ाई करते हैं उसी समय पढ़ लिए होते तो हमें आज उस नींव को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन तब उतनी समझ नहीं होती बच्चों में, तो फिर अब हमें उस नींव की तैयारी के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना होता है। सिविल सेवा परीक्षा में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली भी होते हैं एनसीईआरटी से, और नहीं तो वो जो नींव हमारी तैयार है तो उससे हमें उन प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद मिलती है। और दूसरी बात कि एनसीईआरटीज़ में बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो आजकल हम देखते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा के लिखी गई किताबों में भी नहीं मिलते कई बार। छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं। पॉलिटी की किताब देखेंगे 9th 10th, लोकतंत्र, राजनीतिक दलों की भूमिका, राजनीति में धर्म, जाति और लैंगिक मसले, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि जो बहुत फेमस पॉलिटी की बुक्स हैं उनमें भी इस तरह के टॉपिक डिस्कस नहीं किए गए, कास्ट पॉलिटिक्स या लैंगिक मसले राजनीति में। और एनसीईआरटी में 9th 10th की किताबों में इतना अच्छे तरीके से उनको डिस्कस किया गया है कि हम मेंस का बहुत बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एनसीईआरटी की। लेकिन एनसीईआरटी 6 से 12 तक की देखेंगे, जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी, लगभग 15,000 पेज हैं 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ में, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए पढ़ना संभव नहीं होता। तो सबसे बड़ा चैलेंज भी एनसीईआरटी में यही होता है कि उन 15,000 पेज को कैसे हम कंसाइज करें और अपनी ज़रूरत का जो काम की बातें हैं वो निकाल लें। 2013 में सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट लेके ही आए थे एनसीईआरटी सार, कि हमारे काम की जितनी बातें हैं लगभग 10% चीज़ें काम की हैं जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए हैं। तो अगर उतना हमने कर लिया सही तरीके से तो तैयारी का एक बहुत बड़ा पार्ट हम कर लेते हैं कवर। बिल्कुल, एनसीईआरटी सार के माध्यम से हम उन 15,000 को 1500 पेज में जी सर, बिल्कुल 10% हमारे काम का होता है उसमें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए। बहुत ही बेहतरीन। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी का जो बार बार प्रश्न आता था उसमें कई बार एक बच्चे सवाल पूछते नई और पुरानी, जी, तो क्या सजेशन देंगे सर आप, नई एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी? मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों पढ़ लें क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। और वैसे भी नई और पुरानी में मूलतः हिस्ट्री में ये होता है मुद्दा कि नई पढ़ें कि पुरानी पढ़ें, बाकी तो नया ही पढ़ना होता है। हिस्ट्री में दोनों बेहतर होता है कि हम पुरानी भी पढ़ लें और नई भी पढ़ लें। बाकी हिस्ट्री के सर विशेषज्ञ हमारे सामने हैं तो रजनी सर भी कुछ इसमें प्रकाश डाल सकते हैं। सर, मैं तो समझता हूं कि बच्चों को ज़्यादा किताब पढ़ने में मैं उलझाना नहीं चाहता। कोई एक बुक वो पढ़ लें, क्योंकि बाकी पढ़ाना टीचर का काम है। क्योंकि हम अपने साथ में नोट्स के साथ में क्विज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, फिर क्लास के टेस्ट, फिर घर के प्रैक्टिस,
इसके दौरान आंसर राइटिंग, इसका इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर चल रहे हैं कि हम बच्चों से सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट के किसी टॉपिक के काल, क्षेत्र, कैरेक्टर, इवेंट के बारे में परिचय लेके आ जाए, चाहे वो एक्स बुक से लेके आए या वाई बुक से लेके आए। इसलिए कोई एक एनसीईआरटी पढ़ ले, चाहे नई या पुरानी। नई वाले पढ़े या पुरानी, वो मसला नहीं, मसला है पढ़ना जरूरी है, तो उसको जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज टाइम निकाला और इस मंच पर आपकी उपस्थिति ने इस मंच को और भी ज्यादा प्रेरणादायक बना दिया है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अब काफी लंबे समय से जो बदलाव के दौर चल रहे हैं, जिस तरीके का ज्योग्राफी का सेगमेंट बढ़ रहा है और यूपीएससी इस विषय में जिस तरीके के नए नए प्रैक्टिकल कर रही है, मैपिंग के जो सवाल आ रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा काफी जाने माने संजीव श्रीवास्तव सर, जो कि मुखर्जी नगर का बहुत फेमस चेहरा तो है ही, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि जो भी इनसे ज्योग्राफी पढ़ता है वो इनका फैन बन जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। तो मैं सर से जानना चाहूंगा कि ज्योग्राफी में जो फिलहाल में मैपिंग की जो चर्चाएं चल रही हैं, मैपिंग के मामले में प्रीलिम्स के जो सवाल आते हैं सर, उसके लिए क्या बच्चों को हम गाइडेंस दें, किस तरीके की चीजों को वो बच्चा ध्यान दे कि उसके लिए बेहतरीन हो जाए कि हाँ हमें किस तरीके से ज्योग्राफी के मैपिंग के सवाल ट्रैक करने हैं? सर, मानचित्र कार्य चैलेंजिंग तो रहता ही है, लेकिन अगर उसके ईजीएस्ट मेथड को पकड़ा जाए, जैसे मैं मानता हूं कि आप पर्यटन कीजिए, जैसे विश्व की नदियों का या भारत की नदियों का ही, और कुछ उसमें कॉमन पॉइंट्स होते हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग ये तो तैयार करते हैं कि 0 डिग्री या 360 डिग्री जो देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड, हाँ, वो लंदन के ग्रीनविच बेताला से गुजरती है, ये सबको पता है और ये सबको बता देगा। लेकिन शायद यूपीएससी यदि इस पर प्रश्न पूछे तो पूछेगा अफ्रीका के किस राष्ट्र से होकर गुजरती है, तो वहाँ पे जैसे एक राष्ट्र है माली, या उसके आसपास और कौन सा राष्ट्र है, और ऐसा प्रश्न पूछा गया है। या जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही यदि भारत के कुछ राज्यों की राजधानियों को देखा जाए तो बहुत सारी राजधानियाँ उसके आसपास है, जैसे गांधीनगर हो गया, भोपाल हो गया, रांची हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे निकट कौन है, पूछा गया सर, पूछा तो इसमें रांची सबसे एग्जैक्टली उसी पे है। या कौन ऊपर है कौन नीचे है, यानी उत्तर और दक्षिण में। तो यहाँ पे इस प्रकार से यदि हम तैयार करें थोड़ा कोरिलेटिव मेथड से, और पर्यटन का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए हम विश्व के ज्वालामुखी को ही पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो विश्व के किसी भी ज्वालामुखी को जब हम पढ़ते हैं तो उसके आसपास के कोरिलेटिव फैक्ट्स को भी जानने का प्रयास करें। जैसे विश्व का सर्वाधिक अभी तक का विनाशकारी विस्फोट इंडोनेशिया के क्राकातोआ ज्वालामुखी में हुआ है। इन क्राकातोआ ज्वालामुखी में हुआ ही अक्सर विद्यार्थी तैयार कर लेते हैं, बट वो ये मिस कर जाते हैं कि क्राकातोआ किस आइलैंड पर है, उसके आसपास की चीजें क्या हैं कोरिलेशन में, और इस पर भी प्रश्न आ चुका है, आगे है सर। या हम फिर देखें जैसे साउथ अमेरिका जाते हैं तो माउंट पिलियन लैटिन अमेरिका में है। इसके अलावा हम लैटिन मतलब पनामा के आसपास माउंट कैटापॉक्सी तो किस राष्ट्र में है, हम कैटापॉक्सी तक की सूचना तो ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि किस राष्ट्र में है। इक्वेडोर में, बहुत सिंपल है, लेकिन इक्वेडोर की फिर राजधानी, जैसे अभी कई राष्ट्रों में ज्वालामुखी की घटनाएं घटी हैं विगत 2 महीने में। जैसे गुजरात में अभी तूफान आया, तो इस गुजरात के तूफान का मूवमेंट कहाँ कहाँ रहा, कहाँ से गया, निपरजाय जो अभी साइक्लोन आया था, कहाँ फ्लड आया। तो यूपीएस जनरली उसी टॉपिक पे, उसी पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं पूछती, हो सकता है उसके पाथ पे या उसके आसपास की चीजों या उसके प्रभावों से कोरिलेट करके क्वेश्चन कर दे। तो मेरा मानना होता है विद्यार्थी हमेशा पर्यटन किया करें, घूमा करें, और ये तो फ्री में घूमने वाली बात है, चाहे भारत हो या विश्व हो। तो ये यूरोप हो गया, या जैसे ज्वालामुखी की, या फिर और कोई राजधानी हो गया, उस राजधानी की विशेषता क्या है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन कैसा है, या वर्षा का ट्रेंड वहाँ पर कितना है। तो मैपिंग के थ्रू ही आप उसके फीचर्स को भी जान लेते हैं, और तब लंबे समय तक आपके दिमाग में वो सस्टेन भी करता है, और साथ में मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के लिए भी एक बहुत अच्छा आधार तैयार हो जाता है। क्योंकि भूगोल एक टेक्निकल विषय है, लेकिन ये टेक्निकल नहीं, बहुत आसान है, बस हम इस पर थोड़ा घबराते हैं। एटलस से दोस्ती कर लेनी है, और एवरी डे थोड़ा हम घूम लेते हैं फ्री में। निश्चित। सर, एक बात बताएं कि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ये सब काफ़ी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स हैं पूरी तरह से। तो
इन सब एरियाज से मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पिछले दिनों का ट्रेंड क्या है? और एक दूसरा क्वेश्चन भी मेरा है कि मेंस में इस पेपर में नंबर या तो बहुत अच्छा आता है या तो बिल्कुल ख़राब आ जाता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि वो मेंस की तैयारी कैसे करें, आंसर राइटिंग के लेवल तक वो कैसे अपने आप को एडवांस करें? सर, इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमें जिन बातों का ध्यान रखना होता है वो ये कि कोई भी विषय वस्तु हम उठाते हैं, जैसे इंडस्ट्री उठाते हैं, तो इंडस्ट्री में जो यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि जो शुगर इंडस्ट्री है उसका नया ट्रेंड क्या है, और मैं इस पर काउंटर पर नहीं ले रहा, ऑलमोस्ट टीचर ने एक्सप्लेन किया कि शुगर इंडस्ट्री का जो नया ट्रेंड है वो साउथ इंडिया को और उसके माइग्रेशन का है, बट ये ट्रेंड 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, ये न्यू ट्रेंड कहाँ से हो गया? तो यदि आप हरित क्रांति के नए ट्रेंड्स को पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, वैसे रमेश सर ने भी काफ़ी उस पर बोला ही था, बताया ही था, तो नया ट्रेंड ये है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद पंजाब कभी ट्रेडिशनली शुगर केन का प्रोड्यूसर नहीं रहा और ना ही कॉटन टेक्सटाइल का, मतलब कॉटन का, टेक्सटाइल तो इंडस्ट्री हो जाता है। हरित क्रांति की सफलता ने शुगर केन के प्रोडक्शन को, यानी वहाँ पे कृषि के माहौल को उत्पन्न किया, उस पर प्रॉफिट ज़्यादा था, उन्होंने बोना शुरू कर दिया। तो शुगर केन का जो नया ट्रेंड है वो ग्रीन रिवोल्यूशन से कंसर्न है, अर्थात जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो शुगर इंडस्ट्रीज लगे वो ग्रीन रिवोल्यूशन से कंसर्न है, जो हरियाणा में लगे, जो पंजाब में लगे। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इंटीग्रेटेड सूचनाएं होनी चाहिए, और वो इससे मिलेगा कि जो सरकार नीतियां बना रही है इंडस्ट्री के, मतलब इंडस्ट्री के संदर्भ में जो भी चीज़ें फैल रही हैं, विस्तारित हो रही हैं, उस संदर्भ में, या एग्रीकल्चर से और भी हम चले, जैसे रिसोर्सेज पे हम लें, तो रिसोर्स पे भी जो क्वेश्चन आ रहा है, एक बार इंडिया से आ रहा है, एक बार वर्ल्ड से आ रहा है। तो पहले हमें इंटीग्रेट कर लेना होगा कि इस रिसोर्स का लोकेशन कहाँ कहाँ होगा। जैसे आमतौर पे सर मैं देखता हूँ कि विद्यार्थियों को संरचना याद नहीं होता है, स्ट्रक्चर, जैसे धारावार संरचना कहाँ पर है, कडप्पा कहाँ पर है, विंध्यन का या उसकी क्या विशेषता है। लेकिन टिप्स पे याद करने के साथ साथ हम इंडस्ट्री के लोकेशन को भी समझ सकते हैं। जहाँ जहाँ धारावार है, धा से धातु होता है, धा से धारावार होता है, तो जहाँ जहाँ भारत में धातु मिलने की संभावना है वहाँ पर धारावार संरचना है, और वहाँ पर मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज अर्थात खासकर जो आयरन स्टील प्लांट्स हैं वो दिखेंगे आपको, जो कॉपर के प्लांट्स हैं वो दिखेंगे आपको। कडप्पा में आपको लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर मेटामॉर्फिज्म नहीं हुआ है, अर्थात चट्टान का कायांतरण नहीं हुआ, तो वहाँ पर चूना पत्थर से संबंधित जो सीमेंट इंडस्ट्री होता है उसका विकास आप देखेंगे। तो पहला आप पढ़ रहे हैं संरचना का विकास, संरचना के विकास के बेसिस पे आप इस बात को सीधे फोरकास्ट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री होगा। जैसे विंध्यन रेंज भी बहुत प्रसिद्ध है इस लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर संरचना के लिए, लेकिन वहाँ पर कायांतरण बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ संगमरमर मिलेगा। अब सबको आमतौर पर विद्यार्थियों को पता होता है कि ताजमहल में भी संगमरमर लगा है, वो राजस्थान के मकराना हिल से लाया गया। तो मकराना हिल जो अरावली के आसपास का इलाका है वो मेटामॉर्फिक अर्थात कायांतरित चट्टानों का इलाका। तो एक तरफ आप तैयार कर रहे हैं संरचना, और फिर आप तैयार कर रहे हैं वहाँ किस प्रकार का इंडस्ट्री यानी माइनिंग इंडस्ट्री का वहाँ विकास बेहतर होगा, या जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, हीरा, पन्ना, पुखराज, वो विंध्यन रेंज में ही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो भारत में इसका दो ही एरिया है, पहला विंध्यन का जो मूल एरिया है, जैसे पन्ना जिला मध्य प्रदेश का, और ये भारत नहीं एशिया का सबसे बड़ा हीरे खान वहीं पाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा जाइए आप आंध्र प्रदेश में तो गोलकुंडाई खान। तो स्ट्रक्चर के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वहाँ पे किस प्रकार का इंडस्ट्री लगेगा इसका भी आपको अंदाजा लग रहा है। लेकिन सरकार ऐसा प्रश्न था कि सर इसको हम आंसर राइटिंग में कैसे लेके आएंगे। तो सबसे पहले खासकर ज्योग्राफी के कई पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन के, जैसे कुछ क्वेश्चन स्पेशली कंसेप्ट बेस होते हैं, अवधारणा आधारित, तो उसमें कंटेंट की आवश्यकता थोड़ी कम होती है, लेकिन आपके इंट्रोडक्शन से लेकर के एक बेहतर धारा प्रवाह के साथ जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जैसे पूछा जा रहा है भारत में कोयले का वितरण, तो ये कंटेंट आधारित है, तो इस पर कंटेंट की ज़्यादा भूमिका होगी। लेकिन जो ओवरऑल निकल के आता है आंसर राइटिंग में, और प्रोफेसर थे जो जिसे हम लोग DU में पढ़े हैं, वो बोर्ड में भी 10 साल रहे हैं, उनका कहना था कि मैच द टर्म्स, अर्थात जैसे कोई भी प्रश्न होता है उसका कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होता है। जैसे कोयले का वितरण तो कार्बोनिफेरस काल में तो हुआ, लेकिन जो एंथ्रासाइट कोयला होता है वो भारत के किस रीजन में है, बिटुमिनस किस रीजन में है, तो ये टर्म्स हो गया जो रिक्वायर्ड है आपके क्वेश्चन में आंसर के प्रेजेंटेशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपके मैच द टर्म्स को देखा जाएगा, देन देखा जाएगा प्रेजेंटेशन को, अर्थात आप सीक्वेंस क्या अपनाए हैं, प्रश्न को प्रारंभ कैसे किए, समाप्त कैसे किए, और साथ में कुछ सपोर्टिव जो होता है, जैसे
आप कुछ मैप, डायग्राम या मॉडल्स दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि सर मैप, डायग्राम और मॉडल्स की विशेषता क्या है कि आपको रेडीमेड अगर 2 मैप मतलब 2 मॉडल्स आपने दे दिया तो कम से कम 10 नंबर के 10 अंक के प्रश्न में भी आपको 1 से 2 मिल जाता है। बिल्कुल। अर्थात कम से कम 10 से 20% आप एज अर्थात एक्स्ट्रा मार्क्स ले लेते हैं जो अन्य परीक्षार्थियों को शायद नहीं मिल पाता। और जनरली परीक्षार्थी ऐसा देखा जाता है, चूंकि मेंस के एनसीईआरटी पे हम डिस्कस करते हैं या कई बार परीक्षार्थी बात करते हैं कि सर इस पे हमें बेहतर मार्क्स नहीं आ पाया, तो उनमें कॉमन होता है कि मॉडल, डायग्राम्स या मैप्स वो बिल्कुल नहीं देते, जबकि उत्तर का श्रृंगार होता है, इसको लग्जरी कह सकते हैं आप। तो बेहतर खाने के मतलब बेहतर कपड़ा भी हम पहनते हैं, सूट पहन ले और नीचे हवाई चप्पल पहन ले तो वो फिर वो जलाल वाला मामला हो जाता है। तो वहाँ पे हमें एक बेहतर प्रेजेंटेशन का मतलब वो सेट होना चाहिए, ठीक है। तो सर एनसीईआरटी में मेरा मानना है कि ऐसा ही होना चाहिए। और बाकी जब आप मिलेंगे तो आपको न केवल आपका कोर्स तैयार कराना बल्कि बेहतर प्रकार से आपको तैयार करना कि आप परफॉर्म करके अंतिम रूप से चयनित हो सके। यही टीम अनअकैडमी का अभी एक प्रयास भी है, इसको सार्थक करना है, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेशन बैच ही हम लोग शुरू कर रहे हैं, रिजल्ट निकल के आना चाहिए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की बात बहुत विस्तार से सर ने आपके सामने रखी। अब हम चर्चा करना चाहेंगे पॉलिटी के बारे में, हम चर्चा करना चाहेंगे आईआर के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि यूपीएससी में बहुत ज्यादा डिमांडेबल है। वैसे पॉलिटी में हमारे साथ दीपक सर भी हैं, बट आज किसी कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो हम इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। इस चैनल पर आप जानते हैं, जाना माना चेहरा है ललित यादव सर को, काफी लंबा एक्सपीरियंस है। सर आपका स्वागत है इस मंच पर भी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। तो मैं ललित यादव सर से सीधा एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि पॉलिटी पर तो काफी लंबे टाइम से चर्चा करते रहते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए जो मोटिवेशन की बातचीत है, एक कंटिन्यूटी बनाए रखने की जो जरूरत है, उसे वो कैसे प्राप्त कर सकता है, वो कैसे इस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है कि वो हमेशा मोटिवेट रहे, कंटिन्यू पढ़ाई कर सके? बिल्कुल सर, यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ो, कुछ दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, फिर बीच में गैप मार लोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आपका सेल्फ मोटिवेशन होना ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेट होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या आती है ना कि हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढने लग जाते हैं ज़्यादातर। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी होता है, थोड़े टाइम के लिए ही रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। उसके बाद चैलेंज आता है बच्चों के सामने कि अब स्टडी कैसे करें, किस तरीके से करें। तो उन चीज़ों में ना आपको जो बैचेस होते हैं, जैसे क्लासेस होते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करती हैं। किस तरीके से 2 बहुत बड़े मेजर बेनिफिट्स आपको इसमें मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस के खास करके। सबसे पहले तो आपके सामने जितने लीजेंड एजुकेटर्स हैं, जब आप उनकी क्लास में आओगे तो वो खुद ही आपको इतना मोटिवेट करके रखेंगे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं, उनको डायरेक्टली आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो सोल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आपके साथ इतने सारे बच्चे और भी लोग बैठेंगे ना एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो उनके साथ आप compete करेंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे। जब टेस्ट का रिजल्ट आएगा, नंबर आएगा, तो आपके अंदर एक अंदर से ही भावना आएगी कि यार अगली बार मेरे को अच्छा करना है, मेरे को इनको बीट करना है, मेरे को आगे जाना है। तो रेगुलर क्लासेस करने से आपके अंदर वो कंटिन्यूटी, वो सेल्फ मोटिवेशन वो आना स्टार्ट होगा। और जिस दिन ये सेल्फ मोटिवेशन आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, आपके अंदर आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं ढूंढना पड़ेगा। और बाकी हम सब लोग हैं, आपको उस सिचुएशन में नहीं जाने देंगे कि आप लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए वो ढूंढेंगे कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी बॉस। फिर उसके बाद लगेंगे कि अब अगले 15-20 दिन तो हम 12-12, 20-20, 15 घंटे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा माइंड का, फिर धराशायी हो जाएंगे, फिर कहेंगे अब बस बहुत पढ़ लिया, अब 1 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं। इस तरीके से नहीं होगा। तो उसमें हम सब लोग टीचर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। हम आपको गाइड करेंगे, आपको साथ में लेकर के चलेंगे। इन सारी चीज़ों से जो फालतू के जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस है, जो आपको पढ़ाई से डाइवर्ट करते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ों में आपको हिंदी मीडियम का जो नया बैच आ रहा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे होने वाला है। मतलब हम मोटे तौर पर कहे तो नशेड़ी ना बनिएगा मोटिवेशन के, क्योंकि उसके कारण आपकी जिंदगी एक समय के बाद लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं कर पाएगी, लेकिन कहीं और ही भटक जाएगी। तो जितना हो सके इंटरनली आपके अंदर आप एक मोटिवेशन कहें, इंटरनली आपका लक्ष्य कहें, उस तरीके का जज्बा पैदा करिए कि आपको कुछ बेहतर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब मैं मोटिवेशन को लेकर एक बात बताऊं कि
यदि कोई आदमी शिवखेरा जैसे लोगों की किताब पढ़ के मोटिवेशन लेता है तो वह आदमी किताब खत्म होते होते डिमोटिवेटेड हो जाएगा। मोटिवेशन का मतलब होता है अंदर का अलख जब जग जाए कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और वो कैसे मिलेगा। जब कैसे मिलेगा का रास्ता आपको मालूम होने लगता है और उस रास्ते पर आप 4 कदम चलने लगते हैं तो अंदर की अग्नि धधकने लगती है। और जब कभी आपको लगे कि वो अग्नि थोड़ी सी ढलने लगी है, उसकी आंच थोड़ी कम होने लगी है, तो आपके लिए आपके टीचर से ज़्यादा बढ़िया मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 सर। दूसरी बात है कि ये करके ही होगा। वो कहते हैं ना कि हमारे पांव का कांटा है, ये हम ही से निकलेगा। तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, क्वेश्चन पेपर देखना है, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बनाते ही जैसे ही लगेगा कि अरे कुछ क्वेश्चन तो बनने लगे, मोटिवेशन अपने आप जाग जाएगा। बाहर का मोटिवेशन आपको फाइनली डिमोटिवेट कर देगा। क्या मैं सही बोला? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सही बात बोली। और बाकी हम सब लोग हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। आप बस आइए क्लास में, फिर उसके बाद हमारे ऊपर है आपकी जिम्मेदारी कि आपको किस दिशा में लेकर के जाना है। आप सबको पता होगा कि जितने भी जो भी बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पीछे गुरु का बहुत हाथ होता है। यहाँ पर तो हमारे सारे लीजेंड गुरु आप सबके सामने हैं। इतने हजारों बच्चों का सिलेक्शन इन सब ने मिल करके दिया है। तो आप जब आएंगे तो आपकी कमियों को दूर करने का काम तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो निश्चिंत होकर के आइए और किसी तरीके की चिंता मत कीजिए, पूरी टीम मिलकर के आपके लिए वर्क करेगी। आप सबको थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत बेहतरीन बात सर ने बताई। मोटिवेशन में आपको एक इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत होती है। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी के हमारे बड़े बेहतरीन एजुकेटर्स की, हिमांशु शर्मा सर की, जो कि काफी लंबे समय से इस विषय में बहुत बेहतर बारीकी के साथ विषय को सरल करना जानते हैं। हम स्वागत करेंगे हिमांशु सर का इस मंच पर कि वह इस विषय के बारे में भी और बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि जैसा कि सर ने पूछा है कि सिलेबस को हम कैसे इससे जोड़ सकते हैं और स्ट्रेटजी कैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, देखिए ये इस पूरी तैयारी के दौरान पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो कि सर ने अभी पूछा है। मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि तैयारी कैसे करना है, तैयारी कब से करना है, या तैयारी हम किस सोर्स के थ्रू कर सकते हैं, उससे पहले आप ये समझिए कि तैयारी में आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। यहाँ हम सभी मिलकर के बेसिकली यही करने जा रहे हैं। लेकिन सिलेबस में जब आप शुरू करेंगे तैयारी को, तो ये मान करके चलिए कि सिलेबस वो डॉट्स छोड़ करके जाएगा और आपको वो तरीके देगा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। मान लीजिए आप आज तैयारी शुरू करते हैं और आपने सारी बुक्स को एकत्रित कर लिया अपने पास और पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप उन अनावश्यक पोर्शंस पर ज़्यादा अपना समय खर्च कर दें जहां पर अन्यथा आपको इतना समय नहीं खर्चना चाहिए था। ऐसा सर कई बार हो जाता है कि हम लास्ट में समझ पाते हैं कि कीवर्ड्स यहाँ पर थे। जैसे मान लीजिए जीएस पेपर 1 में इतिहास के सेक्शन में कुछ चीज़ों को मेंशन किया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन। वहाँ पर आपको ये समझना होगा कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर आपको किस खंड को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। इन चीज़ों को निश्चित तौर पर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर हम जीएस पेपर 2 की बात कर लें, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों को ही शामिल कर लें, चूंकि दोनों ही विषय करंट अफेयर्स की डिमांड करते हैं और करंट के जो मुद्दे हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, उनको लेकर के चलते हैं। लेकिन जब आपको ये पता होगा कि बजट का सेक्शन कहाँ मेंशन किया गया है, क्यों मेंशन किया गया है, इसके अलावा जो सामाजिक न्याय खंड है वो कैसे जुड़ता है, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कैसे आपको जीएस पेपर 1 को जीएस पेपर 2 से कनेक्ट करना है या जीएस पेपर 3 से कनेक्ट करना है, तब तक आप किस तरह से सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा जीएस पेपर 4 भी इसमें इंटीग्रेट होगा और सिलेबस के साथ आपको ये पता चलेगा कि जो निबंध वाला खंड है आपको उसे कैसे पढ़ना है, निबंध वाला खंड कब करना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप जब यहाँ पर आएंगे तो इस सभी चीज़ों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सबसे पहले आपको सिलेबस रटाया जाएगा, सिलेबस रट लीजिएगा, बाकी उसको हम आपको विस्तार से समझा देंगे। समझाने के साथ कैसे पढ़ना है वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो चूंकि ये विषय बहुत लंबा होगा, लेकिन इस पर हम आगे चल करके विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इसको यहीं विराम देते हैं। तो जैसे कि सर ने कहा, सबसे ज्यादा जरूरी है
सिलेबस की समझ। यदि विद्यार्थी को सिलेबस की समझ नहीं है तो उसे प्रश्न की समझ नहीं है, उसे यूपीएससी के सोर्स की समझ नहीं है और उसे समझ नहीं है क्या छोड़ना है और क्या करना है। तो हम इन्हीं बातों के साथ, सर बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर उपस्थित होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि सर ने अभी बताया सिलेबस के बारे में, हम जानते हैं कि सिलेबस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है करंट अफेयर। और करंट अफेयर हिंदी माध्यम में हम जानते हैं कि इस ऐसी अनसुलझी पहेली है सर करंट अफेयर कि सुलझाने जाए तो और उलझ जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस करंट अफेयर का समाधान अजय पवार सर हमारे साथ है आज, जो करंट अफेयर पर आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले अजय सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और मैं सीधे प्रश्न पर आते हैं क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो चुका है और मैं जानता हूं कि विद्यार्थियों का समय बड़ा कीमती है। बिल्कुल बिल्कुल। करंट अफेयर के सर सोर्सेस के लिए जरूर बताएं, खास करके हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इसमें बहुत कुछ कंफ्यूज्ड है। सोर्सेज को लेकर सर अगर बात करें, और जैसा डॉट्स की बात की अभी हिमांशु सर ने, तो अगर यूपीएससी कोई खूबसूरत तस्वीर है और सारे सब्जेक्ट्स अगर उसके डॉट्स हैं, तो करंट अफेयर वो एलिमेंट है जो इन सारे डॉट्स को जोड़ता है और पिक्चर पूरी करता है। आप क्वेश्चंस देख लें, क्वेश्चंस में आपको प्रीलिम्स में, मेंस में किस प्रकार से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ क्वेश्चंस मिलते हैं। करंट अफेयर का पुट होता है, कोई ना कोई घटना से, कोई त्रासदी से, किसी जगह से आपको क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाते हैं। करंट अफेयर के नाम से विद्यार्थियों के साथ अक्सर जो खेल होता है कि उनको कुछ भी करंट अफेयर बता करके ऑनलाइन माध्यमों में, ऑफलाइन माध्यमों में परोसा जाता है और वो उसको कंज्यूम करते हैं। टीआरपी जैसे उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन हम जो सोर्स यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम अपने लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, तो अपने ऑफलाइन क्लासेस में हम न्यूज़पेपर को अपना मूल स्रोत बनाएंगे। उसके आधार पर जो विषय चल रहे हैं, जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, या जो भी विषय चर्चा में हैं और कैसे हम उनको स्टैटिक पार्ट से जोड़ सकते हैं, हमारे जो एस्टीम्ड फैकल्टीज़ हैं उनके साथ मिल करके, बता करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के ऊपर काम करेंगे। और न्यूज़पेपर में एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स, हमारे जो ओपिनियन आर्टिकल्स होते हैं, तो जैसा कि सर से अभी बात कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि कैसे सारे जो एस्टीम्ड फैकल्टीज़ हैं वो अपने अपने करंट अफेयर्स को लेकर के काम करेंगे और एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे बेसिकली। क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में आपको चाहिए समझ। जैसा हम बात करते हैं कि पीआईबी में हमारे रिसोर्सेज होते हैं, न्यूज़पेपर में होते हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, और जितने भी आपने जैसा कहा कि इस साल जो प्रश्न आए हैं वो इंडिया ईयरबुक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं। करीब 35 से 40 के करीब प्रश्न आपको इंडिया ईयरबुक से देखने को मिले हैं। तो वो सोर्सेज कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करना, इंडिया ईयरबुक पे काम करना, सरकारी वेबसाइट्स जाकर के सर्फ करना, देखना कौन सी नई योजनाएं हैं, ये सब काम हम ऑफलाइन बैच में डेडिकेटेडली करेंगे। करंट अफेयर को अलग से भी करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सेपरेट है, वो विषयों के साथ मिलकर काम करती है। हमारे सारे जिन फैकल्टी साहब मिल ही चुके हैं, उन सब के साथ मिल करके हम ये काम करेंगे। और एक समझ, जो मैंने बात कही कि समझ विकसित कैसे करनी है, आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको करंट अफेयर पता है कि अच्छा यूक्रेन में कोई वॉर चल रहा है, या फिर वैगनर ग्रुप ने हमला कर दिया है, रशिया कब्जे में आने वाला है, पुतिन जाने वाले हैं। ये सिर्फ खबरें हैं हमारे लिए, इनके पीछे कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं। जैसे एलजीबीटीक्यू मूवमेंट के बारे में हम सुनते हैं कि कोई मूवमेंट हो रहा है पूरी दुनिया में, उसको लेकर के बहुत तरीके की बातें होती हैं। हम तो अभी विकास कर ही रहे हैं अपना उसमें, लेकिन फिर अवधारणाएं आती हैं उसमें, जेंडर क्रिटिकल फेमिनिज्म आता है उसमें। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों एलजीबीटी का इशू चल रहा है, आपसे उसके तर्क पूछे जाएंगे, या फिर उसकी जो आलोचनाएं होती हैं वो पूछी जाएंगी। आपसे पूछें जेंडर क्रिटिकल फेमिनिज्म क्या होता है, तो वो पुरुषवादी जो मानसिकता है उसका महिला संस्करण है। आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि पुरुषवादी मानसिकता है, लेकिन वही संस्करण बदल के चल रहे हैं। आपसे नए नए टर्मिनोलॉजीज पूछे जाएंगे। तो बेसिक, जो ज़्यादा समय ना लेते हुए जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि सिंपली जो हमारा करंट इशू चल रहे हैं न्यूज़पेपर में है, उनको अच्छे से डील करेंगे। एक एक इशू पर थॉरो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो करके आपको एक एक पॉइंट समझा करके एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे हमारे फैकल्टीज के साथ मिलकर के। मतलब मैं अगर संक्षिप्त में कहूं तो करंट अफेयर हमारा 2 डायमेंशन में तैयार होगा। बिल्कुल। एक जो हमारी सारे एजुकेटर्स है जो सब्जेक्ट वाइज आपको करंट अपडेशन के साथ चीजें कवर कराएंगे, और एक स्पेशलिस्ट करंट अफेयर के लिए टीचर रहेंगे, जैसे कि अजय सर बता रहे हैं कि वे स्वयं पूरा करंट अफेयर डेडिकेटली तैयार कराएंगे। तो एक हम कह सकते हैं कि दोहरे मार्ग, डबल इंजन वाली सरकार होगी सर हमारी। उस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम करंट अफेयर को बेहतर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो एजुकेटर्स के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस मंच पर आए। थैंक यू सो मच। अब मैं एक संक्षिप्त में बात ये कहना चाहूंगा कि सारे एजुकेटर्स से आप लोगों ने मुलाकात की और सारे एजुकेटर्स के विचारों को जाना है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बस ये बताना चाहूंगा कि सर
ये जो कोर्स आ रहा है इसमें सबसे बड़ी बात है, मैं ये बोलना नहीं चाहूंगा, ये खुद स्टूडेंट कहेंगे कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है। 100% पूरा सिलेबस कवरेज, डेली आंसर राइटिंग, ऑफलाइन टेस्ट और क्विजेस, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, मतलब जो कि बच्चा जब भी उसे प्रॉब्लम आता हो, डाउट आता हो तो वो पूछ सकता है। साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स भी उसे अवेलेबल कराए जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अगले साल जो एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, वह मई में है और फिर सितंबर में मेंस होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम बात अगर करें कि हमारे पास टाइम बड़े मुश्किल से, आज सर जून की अगर हम बात करें एंडिंग होने वाला है, तो बड़े मुश्किल से 11 महीने बचे हैं। अगर उस तारीख को भी जोड़ दिया जाए तो 11 महीने का समय है। इसमें हम कवर करेंगे, जो 3 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, 1500 से ज्यादा घंटे की क्लासेस हैं, कंप्लीट 100% सिलेबस कवरेज, एनसीईआरटी, ताकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सके। प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूड है, 50+ टेस्ट इसमें रहेंगे, मेंस के 30+ टेस्ट रहेंगे, प्रश्नोत्तरी अभ्यास 24,000 से ज्यादा प्रश्न रहेंगे, प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास पुस्तक, मुख्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, माइंड मैप, टाइमलाइन चार्ट, बहुत कुछ चीजें, ताकि नए डायमेंशन और नई टेक्नोलॉजी के साथ हम चीजों को सॉल्व कर सके। एक आदमी जो सबका परिचय दिया, उस आदमी का परिचय देने के लिए मैं हूँ। ये हमारे मधुकर कोटबे सर हैं। ये बोलते हैं तो मधु निकलता है, और जब इनकी मधु की उपयोगिता की बात आती है तो ये उपयोगिता ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए उपलब्ध है। यदि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आप दोनों को बैलेंस कैसे कर पाएंगे। क्या बच्चे को दोनों ही पढ़ना चाहिए या एक से जंप करके दूसरे में चले जाना चाहिए? बच्चा कई दफ़ा इस सोच में फंस जाता है कि ये अच्छा कि वो अच्छा। निश्चित आप दोनों को देखें तो आप बताइए। मतलब यहाँ पर अभी मैं ऑफलाइन की जो लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑफलाइन बढ़िया है और ऑनलाइन बेकार है, क्योंकि 3 साल से बच्चे जो मुझे जुड़े हैं वो कहेंगे कि सर फिर क्या हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। तो हर ऑफलाइन की और ऑनलाइन दोनों के अपने प्लस पॉइंट और दोनों के अपने माइनस पॉइंट हैं। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो आपको हमेशा ही एक रिकॉर्डेड क्लासेस के सारी चीज़ें मिलती हैं, अब तो ऑफलाइन में भी मिल रही है। ऑफलाइन की बात करें तो जब हम एक साथ बैठे होते तो वो सारी एनर्जी, जैसे सर ने बताया कि वो एनर्जी जो बच्चों की है वो सिनर्जी में बदल जाती है। तो दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट है। लेकिन जो सर का बड़ा सवाल है कि अब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे क्या वो ऑफलाइन स्विच करे, या जो ऑफलाइन पढ़ रहे वो ऑनलाइन स्विच करे। तो पहले तो मैं कहूंगा सर कि यहां ये प्लेटफॉर्म दोनों उपलब्ध करा रहा है, लेकिन दोनों को कैसे बेटर तरीके से यूज करें। तो मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोग दोनों प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, अगर आपको ऑफलाइन में कोई सब्जेक्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है तो प्लीज जबरदस्ती उसे यूट्यूब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें कुछ अतिरिक्त नहीं मिलता। क्योंकि एक शिक्षक जब ईमानदारी पूर्वक आपको सब पढ़ा रहा है तो 90%, 95% आराम से सेम ही चीज होगी जो नहीं आपको ढूंढ रहे हो, उतने में तो कोई दूसरा बेस्ट हो जाएगा। और वैसे ही अगर आप ऑनलाइन में कुछ चीज कवर कर चुके हैं तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं, ऑफलाइन में उसकी जगह कुछ बेटर ऑप्शन भी देख सकते हैं कि भाई बेटर मतलब दूसरा कवर कर सकते हैं। पर आपको दोनों को पैरेलल चलाने के लिए बस अपनी कमियों को दूर करते हुए उनका यूज करना होगा। जबरदस्ती इधर भी देखा फिर इधर भी देखा और फिर खुद कंफ्यूज हो गए कि अब करें क्या, तो इससे आपका टाइम भी बर्बाद होगा और एक बेहतर रणनीति आप जो चाह रहे थे वो आपको नहीं मिलेगी। तो ज्यादा सही होगा कि आप अपनी जरूरत के अनुसार दोनों उपयोग करिए जहां आपको जैसी जरूरत पड़ रही है। तो हम चाहेंगे सर कि इस सेशन में अब सभी शिक्षक साथ में आ जाएं ताकि इस सेशन का एक बेहतरीन अंत किया जा सके सर। तो हम सभी एजुकेटर्स को पुनः इस मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे ताकि वह हमारे अनअकैडमी ऑफलाइन डायरेक्टर को जिम्मेदारी दे कि इस पूरे ऑफलाइन बैच को न केवल एक सफलतापूर्वक अंजाम तक ले जाए, बल्कि एक बेहतर तरीके की शुरुआत के साथ यूपीएससी में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए वो उत्साह, वो परिणाम ला सके
जिसकी उम्मीदें काफी लंबे समय से हम कर रहे हैं। सभी लोग एक साथ प्लीज आए और मैं चाहूंगा कि यह पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाए रजनीश राज सर को, जो पूरी तरह से इस सेंटर को मैनेज करेंगे, देखेंगे। शुरुआत करिए इसका। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। हम सब एज ए टीम आपके साथ हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो न सिर्फ ऊर्जा देती है बल्कि दबाव भी। और ख़ास तौर पे तब जबकि आपको अपना नेतृत्व सौंपने के लिए वो लोग आए हैं जिनका नाम सुनकर आप भी गौरवान्वित होते हैं। रमेश सर हमारे उन्हीं लोगों में से एक हैं। ये एक लाइन में कहूँ तो इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशन है। लोहिया सर हमारे पार्टनर आज से कई साल पहले रहे थे, आज फिर हम लोग पार्टनर्स हो गए। संजीव सर के साथ में हम यूनिवर्सिटी टाइम से दोस्त हैं, हम लोग साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। आज ये दोस्ती फिर से हरी हो गई है। मधुकर सर के बारे में मैं एक बात कह सकता हूं कि मैंने इनको अपनी आंखों के सामने में उठते हुए देखा है और एक ध्रुव तारा की तरह उठते हुए देखा है। ये बच्चों के बीच में सीसैट के लिए तो उम्मीद है। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ उम्मीद, जो आज की तिथि में बहुत उपयोगी है। और साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत ही वर्सटाइल टीचर हैं। यदि मैं अपने बाकी दो साथियों के बारे में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि जैसे आदमी बहुत मंथन करके नगीने खोजता है, रत्न खोजता है, तो अनअकैडमी की टीम ने हमारे लिए 2 नगीना खोज के दिया है। तो मोटे तौर पर देखें तो आपको एक बात मैं कह सकता हूं कि हम सिर्फ इतनी बात कह सकते हैं कि हम अपनी ओर से, पूरी टीम की ओर से, जिसमें कि कुछ सदस्य आज उपलब्ध नहीं हैं, तो उन सब की ओर से भी यह यकीन दिलाते हैं कि आप जिस उम्मीद के साथ किसी इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, उस उम्मीद में 4 चांद लगाना हमारा काम होगा। हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं। हमारा एक सिंपल स्लोगन है कि हम आपको विशेषज्ञ नहीं बनाते हैं, हम आपको आईएएस बनाते हैं। और आईएएस बनाने के लिए शिक्षकों को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक वो विषय के विशेषज्ञ हों और दूसरा वो यूपीएससी के विशेषज्ञ हों। हमने यूपीएससी और विषय दोनों के विशेषज्ञों की टीम बनाया है। लेकिन अंतिम बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि आखिर हम अनअकैडमी क्यों आए हैं, आखिर हम लोगों का उद्देश्य क्या है। हमारा, सिर्फ मेरा नहीं, हमारा उद्देश्य यह है कि हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे लोगों में जो एक संशय का भाव आ गया है, जो एक डर सा बैठ गया है कि क्या मेरा होगा, हम उस उम्मीद को जिंदा करने आए हैं। दूसरी बात यह है कि वो विद्यार्थी अपनी ओर से करना चाह रहा है, क्या शिक्षक उनके लिए करना चाह रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। हमारे बीच में सबसे सीनियर रमेश सर, और इनकी ऊर्जा हमारी पूरी टीम की ऊर्जा बन जाती है कि जब ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मुखर्जी नगर की धरती ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। मुखर्जी नगर ने हम सबों को जो दिया है, उस ऋण का भुगतान कर सके। और ये तभी संभव है जब इस एक जगह का नाम सुनकर कारवां बनाकर आने वाले हजारों लोगों के सपने को साकार करने के लिए हम अपना दिन और रात एक कर सकें। इस काम के लिए कई तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, चाहे वो पीछे से रिसोर्स देने के लिए पूरी की पूरी अनअकैडमी की टीम हो, चाहे वो एकेडमिक लेवल पर सपोर्ट करने के लिए जो हमारी अतिरिक्त की टीम है वो हो, चाहे हमारे शिक्षकों की पूरी टीम हो, जिसके अंतर्गत सीनियर मोस्ट से लेकर यंगर एंड बहुत ही मोटिवेटेड टीचर्स की टीम हो, जिसमें कि
ललित यादव एक विशेष व्यक्ति हैं कि जिनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो बच्चों के बीच में जब होते हैं तो उन्हें यह यकीन दिलाने में कामयाब होते हैं कि तुम कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये पीछे से काम करके आते हैं। बेहतरीन टीचर और उतना ही अच्छा दोस्त। और बेसिकली हम लोगों की एक बात यह है कि चूंकि रमेश सर जैसे लोग सबसे यंगर टीचर के साथ दोस्त बनने के लिए तैयार हैं, तो ये दोस्ती एक टीम की तरह काम करेगी, और टीम जब काम करेगी तो चैंपियन बनेगी। और जब हम चैंपियन बनेंगे तो कैसे बनेंगे? जब आप बनेंगे। आपको चैंपियन बना के ही चैंपियन हम लोगों को बनना है। इसी के साथ में आप सब लोगों का भव्य स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सरों का जो इस मंच पर आए और इस मंच के माध्यम से आने वाले यूपीएससी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बाकी तो हम जानते हैं कि हमारे जो ऑफलाइन के साथ साथ प्लस की जो कक्षाएं हैं उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा जो आरंभ 1 ईयर और 2 ईयर का बैच आ रहा है ये 29 जून को लॉन्च हो रहा है। इसमें इस समय आपको 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस बैच के माध्यम से आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन प्लस पर कर सकते हैं। और आरंभ बैच में जो फाउंडेशन बैच है इसमें सारे टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं। 29 जून से जो बैच आ रहा है इसमें प्रतीक नायक सर हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा सर है, सुदर्शन गुर्जर सर है, मृणाल पटेल सर हैं, पवनीत सिंह सर हैं। हमारा सीसेट रहेगा सबसे बेस्ट रिजल्ट के साथ है। और जो सबसे जरूरी बात है जो मैं बार बार कहता हूं कि आपको मल्टी एजुकेटर्स का ऑप्शन मिलता है। बाकी आप MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा और जितना हो सके आपके परिचय के लोगों को सूचित कर दीजिएगा कि यदि वह मुखर्जी नगर में तैयारी करना चाहते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है 3 जुलाई से, जिसमें आपको ऑफलाइन के साथ साथ प्लस की सभी कक्षाएं भी मिलती है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।